हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन। स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये सब हम लोगों ने लास्ट पार्ट में कवर कर लिया है। आपने वो पार्ट नहीं देखा होगा तो उसको पहले देख के आना, और फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके क्या क्या टाइप्स है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, इट इज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो ये आपको एक आउटकम दिखाता है। जब आप ऑर्गेनाइजिंग खत्म करोगे, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर बना लोगे, उसके बाद वो आपको आउटकम दिखाएगा ये प्रोसेस कंप्लीट करने का, कि ठीक है ये हम लोगों ने इस प्रॉपर तरीके से एक चार्ट बना लिया, एक रोड मैप बना लिया कि हमें ये ऐसे ऐसे चीजें परफॉर्म करनी है। ठीक है, डिफाइनिंग हाउ मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। तो ये हमको बताता है कि आपको ये आपके ऑपरेशनल टास्क या हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के टास्क कैसे परफॉर्म करने हैं, कैसे वे में परफॉर्म करने हैं। जैसे मैंने बोला, एक पाथ देता है, डायरेक्शन देता है, हमें बताता है एक मैप देके कि ओके हमें ये ऐसे ऐसे करके परफॉर्म करना है। ठीक है, इट स्पेसिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। वो स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, लोगों के बीच का रिलेशनशिप, कौन किसको काम देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये प्रॉपरली हमको बताएगा। ठीक है, आपका क्या काम है, आपको कौन सा टास्क कंप्लीट करना है, कौन सा टास्क कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, वो आपको ये ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपरली बताएगा। ठीक है, अप्रोप्रिएटली कौन से रिसोर्सेज हमें यूज करने हैं, कितने अमाउंट में यूज करने हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, ज्यादा भी नहीं यूज करना है एक्स्ट्रा लेके, और उसका ज्यादा रिसोर्सेज को जो भी है उसको यूज कम करना, वेस्ट ज्यादा करना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। तो जो एम्प्लॉयज है, जो हमारे स्टाफ है, उनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि कौन किसको कितना काम दे रहा है और कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसकी हेल्प ले रहा है, ये प्रॉपर वे में होना चाहिए। ठीक है, हैप्पीली करोगे तो केओस होगा, डिस्प्यूट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, प्रॉपर उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक मैप क्रिएट करना है, एक वेब डायग्राम बनाना है, कि जिसके वजह से कुछ भी कर सकते हैं, वेब डायग्राम बना रहे हैं या कोई चार्ट बना रहे हैं, कोई मैप बना रहे हैं, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हम हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के टास्क है, जो ऑपरेशन है, वो कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या क्या चीजें इंक्लूड करके परफॉर्म करेंगे। वही होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नाम से ही पता चलता है स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब प्रॉपर आपको एक आउटलाइन देगा कि ओके ये हमें ऐसे ऐसे वे में करना। ठीक है, इंपॉर्टेंस, A proper structure is essential for efficiency. एक proper structure काफी important है उसके efficiency के लिए। Control and smooth operation and adaptation to changes. तो प्रॉपर उसकी एफिशिएंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको कंट्रोल करने के लिए, हमारे फंक्शन स्मूथली होने चाहिए उसके लिए, और हम जो भी हमारा जो भी देखो हमारा जो एनवायरमेंट होता है बिजनेस का, वो डायनेमिक होता है, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो चेंज होते रहता है। तो कुछ भी चेंज अगर बिजनेस में आता है, ठीक है, तो हम उसको अडाप्ट कर सके और रीऑर्गेनाइज कर सके चीजों को, जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है उसमें और चेंजेस करके रीस्ट्रक्चर क्रिएट कर सके, ताकि हम लोग का जो भी नई चीजें आए हैं, ठीक है, मार्केट में जो हमें अडाप्ट करनी पड़ रही है, हम उसको प्रॉपरली बिना कोई गलती किए अडाप्ट कर सके। ठीक है, span of management, number of subordinates a superior can handle influence the number of levels is in the structure. तो एक सुपीरियर, एक बॉस कितने लोगों को हैंडल कर सकता है, कितने एम्प्लॉयज को उसके अंडर हैंडल कर सकता है, वो हमें बताता है कि हम कितने हमें लेवल्स बनाने चाहिए और हमें कितना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, कि उनका नेचर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या काम कर रहे हैं, वो क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कौन से स्केल पे है, लार्ज स्केल पे है, स्मॉल स्केल पे, मतलब ये सारी चीजें डिपेंड करती है, तभी हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, फिर inappropriate structure can hinder performance. Changes are necessary as an organization grows in size and complexity. तो एक इनअप्रोप्रिएट अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है, कुछ गलत स्ट्रक्चर बना देते हो, तो वो पूरे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को हिंडर करेगा
खराब करेगा, ठीक है। और फिर हमारा जो भी डिसाइडेड गोल है, टास्क है, वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसमें दिक्कतें आएंगी और हमें फिर से रीस्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। फिर चेंजेस आर नेसेसरी एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो जैसे मैंने बताया लास्ट क्लास में बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इनिशियल स्टेज पे सर्वाइवल का सोचता है कि मैं अभी मार्केट में आया हूँ, मुझे सर्वाइव करना है, बस मार्केट में टिके रहना है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपने ग्रोथ की सोचने लग जाता है, अपने एक्सपांशन की सोचने लग जाता है। तो उस टाइम पे हम लोग के जो ये स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लग जाते हैं। मैं और बड़ा कर रही हूँ मेरा ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट्स ला रही हूँ, तो मेरा जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो चेंज होगा क्योंकि साइज में बढ़ रहा है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अभी मुझे 2 डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में जिसको मैं कंट्रोल करती थी, मैनेज करती थी, मैं काम डिवाइड करके दे रही थी, वो मुझे रिपोर्ट करते थे। अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 8 डिपार्टमेंट है, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी देखो कितनी बड़ी होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे मेरा स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप आगे की चीजें जो एग्जीक्यूट करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, उसमें प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। छोटी छोटी चीज भी गलती करोगे तो उसमें प्रॉब्लम आएंगे और फिर आपको स्ट्रक्चर को रिवाइज करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर। ग्रुपिंग सिमिलर जॉब्स इनटू डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन फंक्शन, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है, हीरो क्वेश्चन है चैप्टर का, तो इस पे ध्यान देना, ध्यान देके पढ़ना, और ये आपके वर्ड्स में आप लिख सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, कीवर्ड्स को याद रखो, खुद से लिख पाओगे। मक्खन चैप्टर है ये भी, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट आपको हो रहा है, आ रहा है, आप कमेंट में पूछो, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है पूछने के लिए, ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं हम कि जो भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो फंक्शनल बेस्ड स्ट्रक्चर है। मतलब क्या है कि जो भी काम है वो उसके डिपार्टमेंट के, उसके फंक्शन के हिसाब से उस डिपार्टमेंट में डाल दो, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दो उस काम को। जो सेल्स डिपार्टमेंट का इंसान है, ठीक है, जो एम्प्लॉय है, जो स्टाफ है, उसको ये काम दे दोगे कि बेटा आप ये काम कर लेना, ये आपका जॉब रोल है, आपकी ड्यूटी है, समझ रहे हो। फिर अगर आपको कुछ फाइनेंस रिलेटेड चीज करनी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि ओके ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना कॉस्ट आएगा, कितना कॉस्ट हम इंकर करेंगे, कितना कॉस्ट हम अवॉइड, मतलब कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप किसको पूछोगे, मार्केटिंग वाले को पूछोगे क्या? ये काम आप मार्केटिंग वाले को दोगे क्या? ऑपरेशनल वाले को दोगे? नहीं दोगे, आप ये फाइनेंस वाले को दोगे, क्योंकि ये काम वही कर सकता है, क्योंकि उसके पास वैसा स्किल सेट है, उसके पास वैसे नॉलेज है, उसके पास वो टाइप का क्वालिफिकेशन है, इसलिए हमने उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए वो इंसान को हायर किया है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन के हिसाब से उस पर्टिकुलर काम को उस डिपार्टमेंट में, उस फंक्शन में डाल देते हैं, ठीक है। उसके एडवांटेजेस क्या है वो देखते हैं। प्रमोट स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। तो ये स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी को प्रमोट करता है, बढ़ाता है आगे कि ओके ये स्पेसिफिक काम ये स्पेशल इंसान ही कर सकता है। स्पेशल इंसान मतलब उसके पास वो पर्टिकुलर स्किल्स है, नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है ना, उतना पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है वो काम को खत्म करने के लिए। इसीलिए हम उस पर्टिकुलर काम को वही डिपार्टमेंट में, वही पर्टिकुलर स्टाफ को देते हैं जो उस डिपार्टमेंट के अंडर है, ठीक है। बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट। तो मुझे पता है कि ये XYZ काम जो हमारे स्किल्स के हिसाब से है, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से वो हमारे डिपार्टमेंट में आएंगे, तो उस काम को अच्छी तरीके से खत्म कर पाएंगे और रिपोर्ट कर पाएंगे कि ओके ये काम हमें मिला था, ये टास्क हमें दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन में, और हमें ये रिपोर्ट करने के लिए बोला था, ये काम खत्म करके, तो हमने खत्म कर दिया है और ये हमने XYZ मैनेजर को रिपोर्ट कर दिया है। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा मैनेजर्स के बीच में, है ना, एम्प्लॉयज के बीच में, उनके सबऑर्डिनेट्स के बीच में, ठीक है, प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन होगा। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हम बेटर कंट्रोल कर सके, कोऑर्डिनेशन करें एक दूसरे के डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। फिर रिड्यूस डुप्लीकेशन एंड लोअर कॉस्ट। तो ऑब्वियसली अगर जिसका काम जिसको दिया जाए तो वो वेस्ट नहीं करेगा रिसोर्सेस को, है ना, टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा, ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी उस पर्टिकुलर काम के लिए, और कॉस्ट भी ज्यादा इंकर नहीं होगा। उस कारण हमें ये एक एडवांटेज में आ जाता है, ठीक है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने उसको हायर किया है तो हम लोग उसको फाइनेंशियल
चीजों की ही ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप कोई भी जगह पे कोई भी जॉब रोल पे एक हायर कर लिया जाता है आपको, तो आपको वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का ट्रेनिंग ऑफर करते हैं कि आपको ये ट्रेनिंग लेना है, 3 महीने का ट्रेनिंग, 5 महीने का ट्रेनिंग। तो मुझे उस इंसान को, अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसको कोई भी पोस्ट के लिए ले रही हूँ, कोई भी जॉब रोल के लिए ले रही हूँ, तो मैं उसको मार्केटिंग, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, सेल्स, ये सारी चीजों का क्यों ट्रेनिंग दूंगी? मैं उसको फाइनेंस रिलेटेड ट्रेनिंग दूंगी 3 महीने का। तो ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है एम्प्लॉय का ट्रेनिंग की उसको ये डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग देना है, ये सारे काम उसको सिखाने हैं। फिर इंश्योर्स ईच फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। तो एक एक फंक्शन प्रॉपर एक एक डिपार्टमेंट को अटेंशन मिलता है। ओके, अगर ये सारी चीजें एक साथ होती, अलग अलग डिपार्टमेंट में हम नहीं ऑर्गेनाइज करते, तो हम बहुत सारे डिपार्टमेंट को एक साथ देख रहे होते। और जब हम बहुत सारी चीजों को एक साथ देखते हैं ना, तो हम उस पर अटेंशन नहीं दे पाते पर्टिकुलरली, ठीक है। जैसे अगर एक क्लासरूम में मैं 60 बच्चे बिठा लूं, समझो उससे ज्यादा बिठा लूं, समझो 260 बच्चे बिठा लूं, तो मैं एक एक बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी, ठीक है। वेराज अगर जैसे कोचिंग में होता है कि मैं 5-5 बच्चों का बैच लेके, 10-10 बच्चों का बैच लेके पढ़ाऊं, तो उसमें क्या होगा, मैं एक एक बच्चों पे ध्यान दे पाऊंगी, उसको अटेंशन दे पाऊंगी। ओके, मुझे फिर समझ में आएगा ये बच्चे का ये प्रॉब्लम है, ये बच्चा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, इस सब्जेक्ट में वीक है, तो मुझे यहाँ पे काम करना है उसके। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए अगर फंक्शन होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, तो हम उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ज्यादा अटेंशन दे पाएंगे, देख पाएंगे कि ओके यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये रिसोर्सेज हमें चाहिए, ये रिसोर्सेज हम एलिमिनेट कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है ना, ये एम्प्लॉय की इस जॉब रोल के लिए जरूरत है, एसेंशियल है ये काम, तो उसको हायर कर दो। ये पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए ये पर्टिकुलर इंसान की जरूरत है, वो काम नहीं कर रहा ठीक से, तो उसको निकाल दो। तो ये सारी चीजें आप ध्यान दे पाते हो जब आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट और फंक्शन होते हैं, ठीक है। आई होप आपको उसके एडवांटेजेस क्लियर हो गए होंगे। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है, और हम उसके डिसएडवांटेज पे बढ़ते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके। ओके, क्लास कंटिन्यू करते हैं। डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले क्या लिखा है, मे ओवर एम्फासिस डिपार्टमेंटल गोल्स ओवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है जो डिपार्टमेंट है वो अपने डिपार्टमेंट में इतना ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है उसको हमें अचीव करना है वो भूल जाते हैं कहीं पे, या वो चीज अवॉइड करने लग जाते हैं कि नहीं, मेरा डिपार्टमेंट बाकी के डिपार्टमेंट से बेस्ट होना चाहिए, है ना, हाई परफॉर्मेंस होना चाहिए, मेरे जो स्टाफ है मेरे डिपार्टमेंट के, मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, मेरे जो एम्प्लॉयज है, वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। ऐसे करने के चक्कर में, डिपार्टमेंट को एनहांस करने के चक्कर में, परफॉर्मेंस अपग्रेड करने के चक्कर में वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को साइड में ही रख देते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस में आ सकता है, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट कैन बी डिफिकल्ट। तो कभी कभी कुछ कुछ देखो, ये एक क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है। जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनका जो बिहेवियरल पैटर्न होता है वो सबका काफी डिफरेंट होता है, ठीक है। हर एक इंसान काफी अलग होता है क्योंकि वो अलग बैकग्राउंड से आया होता है, अलग जगह से आया होता है, अलग बिलोंगिंग होती है उसकी, ठीक है, अलग वे में वो सोचता है, ठीक है। सबका माइंडसेट काफी अलग होता है, अलग परसेप्शन पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो इसीलिए कभी कभी कुछ कुछ डिपार्टमेंट के साथ या कुछ कुछ एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। भले ही आप बहुत स्वीट हो, भले ही आप बहुत अच्छे हो, भले ही आप खुद के फायदे के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए और वो सामने वाले एम्प्लॉय के फायदे के लिए ही आप सारी चीजें उसको बोल रहे हो, बट स्टिल सामने वाला एम्प्लॉय थोड़ा सा वियर्ड है या थोड़ा सा कुछ अलग वे में सोचता है, इसीलिए आपका उसके साथ जो भी कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन है वो काफी डिफिकल्ट हो रहा है। कभी कभी ये डिपार्टमेंट के बीच में भी हो जाता है, जस्ट बिकॉज वो लोग अपने डिपार्टमेंट को अपस्किल या उनका परफॉर्मेंस हाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मे बी कभी उस केसेस में हो जाता है कि वो डिपार्टमेंट ने अगर एक टाइम ड्यूरेशन के अंडर रिपोर्ट करना था लेकिन नहीं किया, उसकी वजह से आगे वाले डिपार्टमेंट को भी दिक्कत हो रही है, वो भी अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए कभी कभी कुछ कुछ चीजें क्या होती है, इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है, कि अगर ये एक डिपार्टमेंट अगर मुझे नहीं बताएगा ये सारी चीजें, तो मैं ये पर्टिकुलर चीज पे काम नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए कभी कभी कोऑर्डिनेशन काफी डिफिकल्ट हो जाता है कुछ कुछ डिपार्टमेंट या कुछ कुछ स्टाफ के एम्प्लॉयज के साथ, वो भी एक डिसएडवांटेज है। रिस्क ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो इंटर डिपार्टमेंटल मतलब क्या, कि इंटर डिपार्टमेंट मतलब
एक दूसरे के डिपार्टमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट होने के बहुत ज्यादा रिस्क और चांसेस होते हैं। फिर है कैन कॉज इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड नैरो पर्सपेक्टिव। तो कभी कभी इनफ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, मतलब क्या कि रिजिड सेटअप आ सकता है कि ओके ये बताया गया है स्ट्रक्चर और इसी के हिसाब से हमें काम करना है, हम कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सवाइजेड चीज नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी नहीं ला सकते। ये कोई कोई केसेस में होता है और उसके वजह से क्या होता है कि एक नैरो पर्सपेक्टिव से ही हम सोचने लग जाते हैं ना, ब्रॉड नहीं सोचते कि ओके बड़ी चीज सोचेंगे, बड़ा कुछ करेंगे नहीं, एक छोटी सी चीज, छोटा सा टास्क है, उसके अंदर ही देखना है, ज्यादा कुछ अपना दिमाग लगाना नहीं है, जैसे बोला गया है, जैसे स्ट्रक्चर बनाया गया वैसे ही फॉलो करके करना है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। फिर एक फंक्शनल हेड में लैक डाइवर्स एक्सपीरियंस फॉर टॉप रोल्स। तो जो फंक्शनल हेड जो है वो डाइवर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है उनके पास, ठीक है, टॉप रोल्स के लिए। देखो क्या होता है, अभी समझो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसका एक फाइनेंशियल एग्जीक्यूटर है, ठीक है, या कुछ भी फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है, तो वो एक उसका जॉब रोल है, जॉब पोस्ट है, ठीक है, तो वो कभी ना कभी प्रमोशन लेके और आगे के पोस्ट पे जाएगा, ठीक है। तो अगर उसको सिर्फ फाइनेंस की चीजों का नॉलेज है, बाकी की चीजों का नॉलेज नहीं है, उसी चीजों का, उसकी चीजों के स्किल्स है, उसी चीज में उसका स्पेशलाइजेशन है, एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, तो वो जब और आगे प्रमोशन लेके कोई टॉप रोल में जाएगा जहां पे उसको और भी चीजों का नॉलेज होना, थोड़ा सा नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है, तो उस केसेस में बहुत दिक्कतें आ जाती है कि जब टॉप रोल्स पे जाते हैं कोई कोई मैनेजर जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो उसको बस उस डिपार्टमेंट का ही नॉलेज होता है, आगे के बाकी की चीजों का नॉलेज वो लैक करता है। इसलिए अभी के ऑर्गेनाइजेशन में, आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो उन लोगों ने ना पॉलिसी नहीं निकाली है, नहीं, ये 5 ईयर्स प्लान, 5 ईयर्स पॉलिसी है, जहाँ पे 5 साल के बाद आपका जॉब रोल, आपका डिपार्टमेंट स्विच किया जाता है, ठीक है, ताकि आपको बाकी के भी डिपार्टमेंट का नॉलेज हो, आपको पता हो और आपको एक्सपीरियंस हो बाकी की चीजों का भी एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो आपकी पर्सनल चीजों को भी एनहांस करता है, ग्रो करता है आपके स्किल सेट को, और आपको और नॉलेजेबल बनाता है कि आपको बस एक ही डिपार्टमेंट, एक ही चीज का नॉलेज नहीं है, पर वेराइटी ऑफ चीजों का नॉलेज है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएटिव लिए है और ऐसे पर्टिकुलरली पॉलिसी क्रिएट की कि सब कुछ, सारे और एम्प्लॉयज को सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा क्यों ना, बट होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है। ये किसके लिए सूटेबल है, फंक्शनल स्ट्रक्चर किसके लिए सूटेबल है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्स एक्टिविटीज रिक्वायरिंग हाई स्पेशलाइजेशन। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बहुत सारी चीजें हमें करनी है, ठीक है, डाइवर्स चीजें इंक्लूड हो जाती है और स्पेशलाइजेशन, हाई स्पेशलाइजेशन का रिक्वायरमेंट है। एक काम को करने के लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, दूसरा काम करने के लिए भी हमें स्पेशलाइजेशन होने की जरूरत है। तो उस केसेस में, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में हमें अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग फंक्शन सेट करना काफी इंपॉर्टेंट। तो वैसे सिनारियो में हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं। आई होप आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। काफी सिंपल है ये, ऐसा नहीं है कि आपको यही लिखना है, इसी वे में लिखना है, आप इसका हेडर क्रिएट करके लिख सकते हो, ये इजी वे है इसलिए मैंने ऐसे नोट्स दिए हैं। आप इसके कीवर्ड्स मेंशन कर सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स याद रख सकते हो और आपके वर्ड्स में भी उसको इलैबोरेट करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। Organization is divided into units based on product line, each acting as a self-conducted multi-function unit with its own divisional head. तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर बेच रहे हो, ठीक है। तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ये डिपार्टमेंट बनेगा एक प्रोडक्ट का, एक डिपार्टमेंट, एक डिवीजन, ठीक है। समझो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग शैम्पू भी बेचते हैं, कंडीशनर भी बेचते हैं, फेस वॉश भी बेचते हैं, है ना, टैन रिमूवल बेचते हैं, सारे प्रोडक्ट बेचते हैं हमारे पर्टिकुलर स्किन केयर के, और एक पर्टिकुलर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उसमें हम बहुत सारे, तो हम एक प्रोडक्ट का एक डिविजनल फंक्शन बनाएंगे, एक डिविजनल डिपार्टमेंट बनाएंगे। प्रोडक्ट मतलब तो फॉर एग्जाम्पल आपका फेस वॉश है तो फेस वॉश के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर आपका शैम्पू है, कंडीशनर है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट। तो ऐसे उसका अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है। तो ये प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। एक पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है, एक पर्टिकुलर जो डिवीजन है, वो सेल्फ कंटेंट होता है। सेल्फ कंटेंट मतलब
सारी चीजें वो अकेला वो एक डिपार्टमेंट खुद ही करता है, एक डिवीजन वो खुद ही करता है, ठीक है। वो शैम्पू को बनाने से मतलब बनाना, ठीक है, मतलब उसका प्रोडक्शन, उसका ऑपरेशन, उसका सेल्स, उसका जो भी कॉस्ट इंकर हो रहा है, फाइनेंशियल चीजें, ठीक है, उस पर कितने कितने स्टाफ है, उसका एचआर, तो जो भी चीजें इन्वॉल्व हो रही है वो एक प्रोडक्ट के पीछे वो सारी एक ही डिवीजन में हैंडल किए जाएंगे। तो वो क्या है, मल्टी फंक्शनल है। तो ये एक फंक्शन नहीं, सारे फंक्शन एक ही साथ कैरी आउट करते हैं, ठीक है। यूनिट, फंक्शनल यूनिट विद इट्स ओन डिविजनल हेड, तो एक ही डिविजनल हेड होता है जो ये सारे चीजें अपने डिवीजन में करा के लेते हैं अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंडर। समझ रहा है? एक इंडिविजुअल मतलब एक डिविजनल हेड मतलब ऐसे नहीं कि एक इंसान ही होता है, मैं बता रही हूँ कि एक ही पर्टिकुलर डिवीजन होगा जहाँ पे सारे काम होंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं इसके एडवांटेज पे। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन डेवलप ऑल राउंड मैनेजरियल स्किल्स, तो एक प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे आप सारे स्किल्स आपके पास होते हैं, ठीक है। भले ही एम्प्लॉइज अलग अलग होंगे अलग अलग काम के लिए, बट उस एक एम्प्लॉय को सारी चीजें पता होंगी, ठीक है। मतलब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमने कितने कॉस्ट में बनाया है, उसको कितना कॉस्ट लग रहा है सेल करने के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, उसमें क्या लेबलिंग करना है, क्या चीजें लिखनी है, क्या कंटेंट लिखना है, ये सारी जो चीजें है ना वो सब कुछ एक पर्टिकुलर डिवीजन में ही होता है, इसलिए एम्प्लॉयज को पता होता है। ओवरऑल मैनेजरियल स्किल्स उन एम्प्लॉयज के पास होते हैं, ठीक है। फिर क्लियर अकाउंटेबिलिटी फॉर प्रॉफिट एंड परफॉर्मेंस, तो एक प्रोडक्ट के पीछे कितना प्रॉफिट हम जनरेट कर पा रहे हैं, एक प्रोडक्ट का क्या परफॉर्मेंस रेट है, ये सब हम अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं क्योंकि सारे फंक्शन एक प्रोडक्ट के एक ही साथ हो रहे हैं। तो उसको ट्रैक करना, उसको कंट्रोल करना, मॉनिटर करना इजी हो जाता है, इसलिए हम प्रॉपर उसके रिकॉर्ड्स, उसका डाटा कलेक्ट कर पाते हैं कि ओके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे इतने प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग, तो काफी फ्लेक्सिबल काम है, ठीक है, और एक ही डिवीजन के अंडर सारे काम हो रहे हैं, इसलिए काफी फ्लेक्सिबल है। मुझे कोई और डिपार्टमेंट में जाके कोई चीज पूछने की जरूरत नहीं है, कोई चीज कराने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही डिपार्टमेंट में सब कुछ, एक ही डिवीजन में सब कुछ करा के ले सकती हूँ, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है। और फास्टर डिसीजन मेकिंग भी इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ही डिवीजन में सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए मुझे XYZ डिपार्टमेंट के पास जाके काम कराने की या उसका वेट करने की जरूरत नहीं है कि वो कब काम खत्म करेगा, कब मुझे रिपोर्ट करेगा, कब मैं अपना काम कंटिन्यू करूंगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर है उसके नहीं, और एक पॉइंट बचा है, फैसिलिटेट एक्सपांशन बाय एडिंग न्यू डिवीजन विदाउट डिस्टरप्टिंग एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, तो अगर हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है हमारे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे कंपनी में, तो हम अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं और उसका अलग डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और फिर वो अपना अलग डिवीजन में उसके काम चलते रहेंगे कि इसका कितना कॉस्टिंग आ रहा है, कितने कॉस्ट में इसको सेल करना है, क्या लेबलिंग होनी चाहिए, कैसी पैकेजिंग होनी चाहिए, कैसे सेल्स होंगे, कैसे हम मार्केटिंग प्रमोशन करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो ये हम लोग अलग डिवीजन में डाल के करेंगे ना। तो जो एग्जिस्टिंग हमारे प्रोडक्ट के डिवीजन है उसको हमें हैम्पर करने की जरूरत नहीं, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। वेराज आप फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो अगर कोई नया प्रोडक्ट आता भी है तो सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट है उनकी चीजों को हम लोग हैम्पर करने लग जाते हैं ना, कि ओके अगर नया प्रोडक्ट आया तो हमें ऑपरेशन भी करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट का, मतलब प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ऑपरेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें कितना फाइनेंस लग रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, फिर मार्केटिंग उस प्रोडक्ट की करने के लिए फिर से मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, सेल्स मार्केटिंग प्रमोशन कराने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे हम लोगों को कोई भी एक एग्जिस्टिंग डिवीजन को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हम एक अलग उसका डिवीजन क्रिएट करके उसको बेच सकते हैं, ठीक है। आते हैं डिसएडवांटेज पे। सबसे पहला डिसएडवांटेज है रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजन ओवर रिसोर्सेज, तो अभी एक ही डिवीजन के अंदर सारे काम हो रहे हैं तो रिसोर्सेज भी एक साथ लाके दिए गए होंगे, तो फिर उनमें लड़ाई हो सकती है कि ओके मुझे इस काम के लिए इतने इतने रिसोर्सेज की जरूरत है लेकिन आप यूज कर रहे हो, समझ रहे। तो एक ही डिवीजन के अंदर हम लोग ऑपरेशन भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, सब कुछ कर रहे हैं एक ही साथ, तो रिसोर्सेज जो हम लोग लाके दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा केओस और
कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। फिर है डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन इंक्रीजेस कॉस्ट। तो कभी कभी हम कोई फंक्शन को रिपीट कर देते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, क्योंकि देखो मार्केटिंग ये शैम्पू के डिवीजन में भी हो रहा है मार्केटिंग, ये अलग से स्किन केयर मतलब फेस वॉश के भी प्रोडक्ट में हो रहा है मार्केटिंग, अलग से टैनिंग के भी इसमें हो रहा है, ठीक है। तो अलग अलग अगर हम काम करते हैं तो क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, मतलब आप ज्यादा काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा काम कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है, और उसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट हमें इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट हमें ज्यादा इंकर करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर। मैं सिर्फ मार्केटिंग नहीं बोल रही, सब कुछ यहाँ पे भी प्रोडक्शन अलग से हो रहा है, यहाँ पे हर एक डिवीजन में अलग अलग सी चीजें हो रही है, अलग अलग हो रही है, इसलिए ज्यादा चीजें हो रही है और ज्यादा कॉस्ट वो इंकर करेंगे, ठीक है। डिवीजन हेड में प्रायोरिटाइज देयर ओन डिवीजन ओवर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग डिवीजन की बात करें, जब हमने इसके डिसएडवांटेज में बात की थी, तो फंक्शनल हेड में लैक नहीं, या कहाँ पे था वो, हाँ, में ओवर एम्फासिस डिपार्टमेंटल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ये अपने डिपार्टमेंट पे ज्यादा फोकस करेगा, वैसे ही ये खुद के डिवीजन पे ज्यादा फोकस करेगा, खुद के डिवीजन को ज्यादा प्रायोरिटाइज करेगा, सोचेगा यार हमारा शैम्पू एज अ प्रोडक्ट है हमारे पास, और शैम्पू ज्यादा अगर बिकेंगे तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड है उनको क्या लगेगा, तो शैम्पू वाला जो डिवीजन है वो बेस्ट डिवीजन है, वो बहुत अच्छा काम करता है, इनके जो सेल्स है वो सबसे ज्यादा है, तो इनका जो पूरा प्रोसेस है जो काम करते हैं वो सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो क्या करेगा, अपना डिवीजन एनहांस करने की कोशिश करेगा, और ओवरऑल हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको कहीं पे निग्लेक्ट करेगा, उसको कहीं पे इग्नोर करेगा, और अपने डिवीजन के गोल्स को एनहांस करेगा, मतलब बेसिकली परफॉर्मेंस एनहांस करने की कोशिश करेगा, और परफॉर्मेंस ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगा कि हाँ देखो भाई हमारे डिवीजन ने सबसे बढ़िया काम किया है बाकी के डिवीजन के कंपेरेटिव, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। सूटेबिलिटी कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, लार्ज डाइवर्सिफाइड बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग वेराइड प्रोडक्ट्स विथ डिफरेंट रिसोर्सेज। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही कंपनी बना रही है, ठीक है, एक ही कंपनी के अंडर बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं और अलग अलग रिसोर्सेज को यूज करके बन रहे हैं, तो वैसे केसेस में वैसे कंपनीज के लिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, डिविजनल स्ट्रक्चर, वो काफी सूटेबल है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये नोट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी सीरीज को फॉलो करो, आपके सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी आपके साथ बैठ के पढ़ सके, नोट्स बना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।